हेलो मैम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप खाना? मुझे देख ठीक सकते हैं? है, मैं आपको देख सकती हूँ। लेकिन आपका अच्छा, फ्रेम मैम थोड़ा सा टेढ़ा है। चलो, आप हटेंगी तो मुझे पता चलेगा। मैं यूँ डायगनल बैठी हूँ लाइट की वजह से। अच्छा, आप लेकिन ना यूं शेप में आ रही हैं आपकी। किस शेप में? आप हॉरिजॉन्टल उसमें आ रही हैं, वर्टिकल नहीं है आपकी जो वो है पोजीशनिंग। लाइक आपका सर जो है वो राइट साइड पे आ रहा है। अच्छा, चलो, जी, अब बोलो। सेट हुआ? वैसे ही हैं। आप वैसे ही हैं। अच्छा, अच्छा एक मिनट मैं। हाँ हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है मैम, अब ठीक है, सही है। सही हुआ। जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल। आवाज कैसी है? आवाज ठीक है? आवाज़ ठीक है। आवाज़ ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। या कहती हैं तो हैंड्स फ्री लगा लेती हूँ कि नहीं आ नहीं, रही है? मेरे मैं ख्याल से ये ठीक है। आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। आपको कमेंट सेक्शन वगैरह भी नज़र आ रहा है ना नीचे? इसमें अगर जो कमेंट्स आते जाएँगे वो आप साथ-साथ देख लीजिएगा। कमेंट्स को मेरा ख्याल है बाद में देखूंगी। ठीक है, एंड आप पे देख लीजिएगा उसको। दिख तो रहा है मुझे। जस्ट राइट हुँ, हुँ। समथिंग फॉर मी, मैं आपको जवाब देती हूँ ना। अच्छा, आप मेरे लिए कुछ लिखें तो मैं आपको जवाब देती हूँ। 1 मिनट। अब वो ना ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल। आप लीजिएगा और फिर उसको वर्बली आंसर कर दीजिएगा। हाँ, ये भी है। ठहरो, मैं आपको हाई करती हूँ। ऐसे करने लिए मैंने आपको हाई किया। आपने मुझे हाई किया है? हाई 1 मिनट। किया। मैंने आपको लिखा है, कैन यू सी मी मैम? आप मुझे आपका पहला मैसेज आया हुआ है कि कंवल नुमान वॉचिंग। अच्छा, नहीं, ये तो हाँ कमेंट जी, तो नहीं है। और उसके बाद होगा। उसके बाद वाला उरूबा का आया हुआ है, हेलो मैम। ऐसा है, यस, जी। डिस्कशन जी, जी, हमारी जी। चलेगी। अभी हम पेज पे लाइव तो नहीं है? हम हो पेज चुके पे ही लाइव? लाइव है मैम हम। पेज पे ठीक है, लाइव है चलो। जी। हम ये है कि इनिशियली आई कैन गिव माय इनपुट, और जो आपके ठीक है मैम। पार्टिसिपेंट्स दे कैन शेयर हुँ, देयर कमेंट। ठीक है, आ या। जाने दें। हुँ, हुँ। जिनका वो आ जवाब जाए हम। मैम, तो मैं फिर उसको इंट्रो दे देती हूँ। हाँ, इंट्रो में आई विल टेल देम कि वो अपने कमेंट्स और अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट्स बार में छोड़ दें। दैट वी विल आंसर आफ्टर योर टॉक। आपकी जो टॉक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम वन बाय वन उनके आंसर्स को, क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और साथ में उनको जवाब भी देते जाएँगे। उनके जो सजेशंस वगैरह हाँ, होंगी या जो भी कमेंट्स उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे। ठीक है? लाइक इट विल बी तो मैक्सिमम 45 टू 50 मिनट्स टॉक। उसके बाद फिर या हम ठीक है, फाइन। डिस्कशन के लिए फोरम को खोल देते हैं। ठीक है, अगर यस, कोई डायरेक्ट दैट वुड मुझसे बी। पूछना चाहेगा जिस तरह आप मुझसे बात कर रही हैं, वो हो सकेगा? दैट इज लाइक पॉसिबल, बट उसके लिए होगा कि दैट पर्सन हैज टू सेंड यू एन रिक्वेस्ट एंड और मे बी अगर वो नीचे लिख दें तो आप उनको फिर अपने कैमरा पे भी लेके आ सकती हैं। ठीक है। देयर इज एन ऑप्शन। बस तो वो आप पहले वाली देखें वो ऑप्शन आपके लिए देते हैं जैसे जो आपने किया हुआ है ना, दे शुड लीव याद देयर है। कमेंट्स, और बाद में फिर उनको हम्म, जवाब दे देंगे। बिल्कुल सही है, सही है। जो मुझे दिखता तो लेट जाएगा, ठहरे, तो लैपटॉप पे भी ओपन करती हूँ, मुझे ये पेज तो दिखेगा ना? बिल्कुल, वो तो आपको दिखेगा, साथ साथ दिखेगा, बिल्कुल। ठीक है, सब्र करें। मैं फिर ऐसा करती हूँ कि उसमें भी अच्छा मैम, ये देखो। उरूबा कह रही है जी, कि हम दोनों ना बहुत हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हैं, हम वर्टिकल पोजीशन में नहीं है। लाइक इस तरह से हैं, यूं नहीं है। लाइक मोबाइल इस तरह से है तो हम इस पोजीशन में नजर नहीं आ रहे हैं, हम ऐसे नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं अपना मोबाइल यूं रख देती हूँ तो मैं तो वर्टिकल में आ गई हूँ। आई थिंक आपको भी अपना मोबाइल ऐसे ही रखना पड़ेगा। आपका मोबाइल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा हुआ है? मैंने इसको ट्राईपॉड पे लगाया हुआ है, लगवाया हुआ है बल्कि फारूक से। अच्छा, राइट 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 तो राइट। तो कहती वो हैं तो मैं ट्राइपॉड पे इसकी, वो यूं तो नहीं आएगा मेरा ख्याल है इसके ऊपर। बुला के पूछूं या उससे आई एम अगर इस नॉट। तरह लग। अब प्लीज पूछ लें अगर पॉसिबल है तो, अदरवाइज फिर इसको ऐसे ही कर लेते हैं, कुछ मैनेज हो जाएगा, कर लेंगे। मेरा ख्याल है शक्ल तो दिख रही है, सुनाई तो देगा ना। हाँ बिल्कुल, ये बस भी है, ये भी है। बच्चों को इससे क्या कि वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? हाँ, आई थिंक दे कैन सी अस बस। ठीक है, अभी जाने दें। पहली पहली दफा, एक तो वैसे
आपने हमें उसमें टेस्ट में डाला हुआ है तो हो जाएगा। उरूबा कह रही है ठीक है। आस्क फारूक, डू वी हैव एनीवन इन द ऑफिस जिसका नाम फारूक है? ठहरे मैं बुलाती हूँ। ओके। फारूक एक मिनट से आप। वो कह रहे हैं मेरी पिक्चर जो है वो पता नहीं यूं नजर आ रही है। फरहाना समझाए फारूक को क्या कहना है। जी आप बता। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। बताइए। वालेकुम अच्छा सलाम। मैम की ना जो कैमरा जो है ना उसको आप अगर वर्टिकल पोजीशन में लगा दें तो उस तरह से नजर आएगा। अभी वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ रहा है, लाइक इस तरह फोन से को आ रहा है। शेयर। इसको यूं कर दें जैसे मोबाइल की शेप है ना, यूं वर्टिकल वैसे ही पोजीशन में लगा दें। तो इसमें ये नहीं है। वो लगेगा, हो सकता है वैसे, आई थिंक अगर फोन इस में नहीं लगेगा ना, वो ये कह रही है। फोन की हाइट ज्यादा है और ये जो है ना ट्राइपॉड छोटा है। tripod अच्छा अच्छा अच्छा। इसके ऊपर रख लें फारूक, निकालो इसको। ट्राइपॉड में ये कि ये महफूज था ना। जी जी बिल्कुल। इस तरह का है। हाँ ठहरो। हाँ अब ठीक है मैम, यस। अभी हमारे पास जो हैं 6 ही लोग हैं ऑनलाइन। आपके पास भी 6 लोग आ रहे हैं मैम? स्पॉट है। अच्छा, मुझे 7 दिख रहे हैं। 7 दिख रहे हैं। लेट्स जस्ट वेट फॉर अनदर 5 मिनट्स एंड देन वी विल स्टार्ट। बाकी बच्चे हमें साथ में ज्वाइन करते जाएंगे, ठीक है ना मैम? अब इनकी फ्रेम ठीक है। जी जी इस जी तरह जी, अभी ठीक है। बिल्कुल ठीक है आपका। जी 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 ठीक है जी, ठीक बिल्कुल है बिल्कुल ठीक है सही। चलिए। लाइट वगैरह ठीक है सारी। ठीक, दिक्कत तो नहीं फारूक। बिल्कुल ठीक है। लाइट भी ठीक है, आपका वो भी ठीक आ रहा है, आप फ्रेम में ठीक आ रही हैं एंड ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन। हम्म हम्म। बस ये पड़ा रही थी। इस वाले को साइलेंट कर मेरे दें। इसको ये बनना हैं? ये सही है। इसका कुछ कर ली। रिस्की है वैसे इस तरह रखना। मेरा पता नहीं चलता हाथ पाँव वगैरह। फिर रबर बैंड वगैरह लेके डाल दो या कुछ इस तरह करो। अभी तो आपकी पोजीशन बिल्कुल ठीक आ रही है हाँ। हाँ नहीं सही है, बस असल में फिक्स नहीं किया ना, ये जस्ट रखा है उसके ऊपर ट्राइपॉड के ऊपर। हम कह रहे ठीक हैं है मैम। कि ऐसा ना हो हिलने जुलने से कोई। हम्म। आपने मैम इसको ना ग्रुप के एंड पे जब ये आपके पास आए ना, जब इसको आप एंड करेंगी कॉन्वर्सेशन को, तो इसको आपने शेयर वाला ऑप्शन जो है वो प्रेस कर देना है फिर एंड पे, जो शेयर भी हो जाएगी आपकी वीडियो, शेयर ठीक है? वाला करना है, मतलब जी लीव एंड नहीं पे ना वो करना एक ना। आपके पास आइदर यू वांट टू डिलीट इट और शेयर इट, तो आपने वो शेयर वाला बटन प्रेस करना है उससे, ठीक है वो कर लूंगी वो कर लूंगी। सही है। क्योंकि द बस पानी लेटर का एक वी विल गिलास। पोस्ट। ठीक है चलें हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक हमारे पास 8 लोग आ गए हैं। खैर है, पांच आने लोग दें। 3 बजे का आपने बोला आने है। दें। वहाँ 5 मिनट ठीक है और है ना। ठीक है मैम, नो प्रॉब्लम। बस ये इधर रख दो और दरवाजा बंद करो। को अनको ताकि आवाज ही ना कोई।
हम हवा शिरा tangku jangan kiasa buat no banyak pik Facebook live ani Facebook ani और स्टार्ट कर दें मैम जल्दी से बस क्या टाइम है? इज इट 3? बस या आप बता दें जिस तरह कहती हैं, वी कैन स्टार्ट ऑफ। मैं इनको इंट्रो दे देती हूँ जो बच्चे दे कैन सी, और जो साथ साथ आते जाएंगे तो वो फिर उनको ज्वाइन कर लेंगे हमें बीच में, ठीक है ना, सो दैट हम लोग टाइम से ही फिर मुझे खत्म भी कर सकें। ठीक सॉरी, है, मैंने कहा अभी 12 लोग हैं ना आपके विजिबल। आई थिंक या, तो आई थिंक मैं स्टार्ट कर देती हूँ जी। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आप सब बच्चों को वेलकम करना चाहूँगी आज के लाइव सेशन में। और इससे पहले कि हम आज का सेशन स्टार्ट करें, मैं आप लोगों से लास्ट सेशन के लिए भी अपोलोजाइज करना चाहूँगी कि कुछ कनेक्टिविटी के इश्यूज़ की वजह से हम उसको प्रॉपर तरीके से लाइव नहीं जा सके थे, लेकिन बाद में हमने उसकी एक वीडियो पोस्ट कर दी थी जो आप लोग हमारा जो पेज है उसके ऊपर देख सकते हैं। आज का जो सेशन है वो है इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस के ऊपर, और उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मैडम शगुफ्ता गुल मौजूद हैं। वो आपसे इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। उनके जो इनिशियल 45-50 मिनट्स होंगे वो उनकी टॉक के लिए होंगे। इस दौरान आप अपने क्वेश्चंस और अपने कमेंट्स जो हैं नीचे जो कमेंट बार है उसमें छोड़ सकते हैं, जो कि हम मैडम की टॉक के बाद 1 बाय 1 उनको आंसर करेंगे और आपके जो सजेशंस या कमेंट्स होंगे उनको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेंगे। आप लोगों से एक चीज़ मैंने और भी रिक्वेस्ट करनी है, वो ये है कि जो बच्चे आज के लाइव सेशन को अटेंड करने वाले हैं, जो जो यहाँ पे लाइव आते जाएंगे, हमारे पास भी वो एंड पे एक लिस्ट आ जाती है, लेकिन आप सब भी अपना जो ईमेल एड्रेस है वो एंड पे uruba@crss.tk पे ईमेल कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपको ईमेल कर दिए जाएं। सर्टिफिकेट्स के हवाले से एक और बात आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, वो ये है कि क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल जो सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की वजह से हम सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इस सूरत में सर्टिफिकेट जल्दी भेजना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि थोड़े से पेशेंट रहें और वेट कर लें। हम लोग मे भी जुलाई और अगस्त में जो है आप लोगों के सर्टिफिकेट को आप लोगों को सेंड कर सकेंगे। यहाँ से मैं मैडम शगुफ्ता को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जो है सेशन स्टार्ट कर दें। मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच फरहाना। शुड आई पुट अक्रॉस? आप मुझे दिख रही हैं, इसको मैं आपकी जो पिक्चर आ रही है आप इसको मैं कर दें, हटा आप दूं? चली जाएं, बिल्कुल आप चली जाएं, बिल्कुल। लेकिन उसमें ये ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फरहाना, बहुत बहुत शुक्रिया। गोइंग लाइव ऑन फेसबुक, मैं तो पर्सनली बहुत इसके लिए एक्साइटेड थी और हूँ भी, बिकॉज़ आपके इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो आप होते हुए देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, अज्यूम कर रहे होते हैं कि पता नहीं कितना मुश्किल है और कितनी इसमें रॉकेट साइंस इन्वॉल्व है। हम अजम्पशंस पे चल रहे होते हैं, लेकिन वंस यू गिव इट अ ट्राई तो आप देखते हैं कि ये तो बहुत आसान था, शायद मैंने इसे पहले ट्राई किया होता तो हो जाता। सो थैंक्स टू पेस एंड फरहाना एंड टीम कि आप की वजह से हमें आज इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करने का मौका मिला है कि हाउ टू गो लाइव ऑन फेसबुक।
मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ पेस की इस एफ़र्ट को, क्योंकि जिस सिचुएशन में हम इस वक्त हैं कोविड-19 को लेके, और जो एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, मेरा ख्याल है उसमें पेस अलुमनाई से कनेक्ट होने का इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं हो सकता था। और CRSS और पेस ने इंश्योर किया कि जिन लोगों के साथ हम गुज़श्ता बहुत सारे सालों से कनेक्टेड हैं, हमारा उनसे रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। सो हाईली अप्रिशिएटेड दिस एफ़र्ट, और उम्मीद है कि आगे भी हम इसी तरह कनेक्टेड रहेंगे और इस ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे, एक दूसरे की बात को सुनते रहेंगे, और जहाँ जहाँ पॉसिबल है अपना हिस्सा हम उसमें डालते रहेंगे। पेस को लेके आप सब भी जानते हैं कि हमारा बुनियादी मकसद इस इनिशिएटिव का यही है कि उन कोर वैल्यूज़ पे बात की जाए, उन माशरती रवैयों पे बात की जाए जो कि किसी भी सोसाइटी में तरक्की के लिए ज़रूरी हैं और एक पुरअमन को एग्जिस्टेंस की तरफ हमें लेके जाते हैं। हम थोड़ी बहुत आज बात करेंगे कि डाइवर्सिटी क्या है, इक्वालिटी क्या है, और किस तरह हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझ के टॉलरेंस की तरफ जा सकते हैं, एक बर्दाश्त वाला मुआशरा क्रिएट कर सकते हैं। और यकीन जानिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं इन्वॉल्व है, ये सिर्फ आपने अपने आप से एक सफ़र शुरू करना है जो कि सोच की तब्दीली का सफ़र है। और यकीन जानिए ये किसी भी लम्हे ज़िंदगी में शुरू किया जा सकता है, बशर्ते कि कोई आपको एहसास दिला दे, बशर्ते कि आप ये जान जाएं कि आपके अंदर ये तब्दीली जो आएगी ये सिर्फ आपके ऊपर असर नहीं करेगी, ये पूरे माशरे के ऊपर इसके असरात होंगे, उन लोगों के ऊपर इसके असरात होंगे जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। डाइवर्सिटी या तनव्वु कहने को बड़ा गंभीर सा लफ्ज़ है, लेकिन यकीन जानिए इसमें कोई गंभीरियत नहीं है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। जब हम एक सीधी सादी सी डेफिनेशन की तलाश करते हैं डाइवर्सिटी को लेके, तो वो ये है कि हम में से हर इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और हम सब ये बात जानते हैं कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि हर इंसान को एक दूसरे से मुख्तलिफ पैदा किया गया है। और अगर आप इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या अगर आप इसको सोशल एस्पेक्ट से देखें, तो उसकी रीज़न एक ही दिख रही होती है कि लोगों को, अगर आप मज़हब इस्लाम की तरफ देखें तो ये फरमाया गया है कि इंसानों को कबीलों में और मुख्तलिफ रंगों में, नस्ल में इसीलिए पैदा किया गया ताकि उनकी शनाख्त की जा सके। सो डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं अपने इर्द गिर्द, अपने माशरे में, तो उसकी सादा तारीफ़ यही है कि हर इंसान, हर फ़र्द वाहिद दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इसी का नाम डाइवर्सिटी है। इसको मज़ीद अगर आप एक्सप्लोर करें तो हम इसकी मिसाल ऐसे दे सकते हैं कि जब आप एक बाग में जाते हैं, एक गार्डन में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको सिर्फ फूल नहीं दिखते, आपको सिर्फ पौधे नहीं दिखते, आपको सिर्फ घास फूस नहीं दिखता। जब आप एक सिरे पे खड़े होके देखते हैं तो एक कलेक्टिव सी पिक्चर आपको दिखती है जिसमें हर जो कंपोनेंट है वो दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है। फूल अकेले नहीं उग सकते, घास अकेली आपको दिख नहीं सकती। सो एक इंटरडिपेंडेंस की सिचुएशन आपको दिख रही होती है। और आप में से जो लोग साइंस पढ़ते हैं, वो अगर हम थोड़ा सा इकोसिस्टम की बात करें, सो इट्स मोर और लेस लाइक दैट कि डाइवर्सिटी, मुख्तलिफ होना किसी माशरे में यही है कि जब मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग, मुख्तलिफ रंग व नस्ल के लोग, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ उम्रों के लोग एक जगह, किसी भी जगह इस तरह रह रहे हों कि उन्हें एक दूसरे से जुड़े होने का एहसास हो, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंस का एहसास हो। सो दिस इज़ ऑल डाइवर्सिटी। मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें,
देयर इज़ डाइवर्सिटी ऑफ जेंडर, मर्द हैं, औरत हैं। फिर देन देयर इज़ डाइवर्सिटी ऑफ एज, जवान, बच्चे, बूढ़े, मुख्तलिफ़ कल्चर्स हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कल्चरली पाकिस्तान में बहुत डाइवर्सिटी है। हर सूबे का अपना एक कल्चर है, चाहे पंजाब है, सिंध है, केपी है, गिलगित बल्तिस्तान है। तमाम जगहें अपनी, तमाम इलाके, तमाम लोग, तमाम आइडेंटिटीज़ अपनी खूबसूरतियों के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा जो हम देखते हैं, थोड़ा सा और एलैबोरेट करें तो डाइवर्सिटी, हम इसी ग्रुप को देख लें, आप पेस के ग्रुप को देख लें। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इसमें किसी एक इलाके से पार्टिसिपेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। पेस ने गुज़श्ता सालों में जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ के साथ इंटरैक्ट किया है पाकिस्तान के चारों सूबों में, मेरा ख़्याल है डाइवर्सिटी की इससे अच्छी कोई मिसाल नहीं हो सकती कि इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से पार्टिसिपेंट्स, स्टूडेंट्स हमारे इस ग्रुप में मौजूद हैं और हमारी बात को सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक कनेक्शन में इस वक्त आ चुके हैं, बावजूद इसके कि मैं यहाँ केपी में बैठ के आपसे, पेशावर में बैठ के आपसे बात कर रही हूँ। फरहाना इज़ सिटिंग इन इस्लामाबाद, और जो हम आगे जाएंगे हमें पता चलेगा कि कौन कहाँ से है। सो तनफ़ो इज़ नेचुरल, डाइवर्सिटी इज़ नेचुरल। इसमें कोई हमें शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो डाइवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं, हम उन पे भी थोड़ी सी बात करेंगे तो हमें इसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। मिसाल के तौर पे आप में से जो बच्चे सोशल साइंसेस पढ़ते हैं, एक है कॉन्सेप्ट है हमारे पास आइडेंटिटी का। हर इंडिविजुअल की कोई एक शनाख्त नहीं होती, वो मुख्तलिफ़ शनाख्तों का, मुख्तलिफ़ आइडेंटिटीज़ का कम्बिनेशन होता है। और शनाख्त क्या होती है? जो आपकी रेशियल भी हो सकती है, कल्चरल भी हो सकती है, रिलीजियस भी हो सकती है, आपकी जेंडर की भी हो सकती है। सो जब हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे उसमें आइडेंटिटी को भी हम उसके साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, जब कुछ सिमिलर आइडेंटिटीज़ के लोग एक जगह मौजूद हों तो कुछ कॉमन वैल्यूज़, कुछ कॉमन रवैये, कुछ कॉमन ट्रेडिशंस जो हैं जनरेट होती हैं, और हम सिंपली कह सकते हैं कि एक कल्चर इवॉल्व होता है। सो जब डाइवर्सिटी की हम बात करेंगे तो उसके साथ आइडेंटिटी है, प्लस दूसरी अहम चीज़ जो है वो कल्चर है। अब कल्चर क्या है? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ज़िंदगी गुजारने का एक ख़ास ग्रुप के लिए एक तरीक़ाकार है जिसमें वो कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं जो कि कॉमन है। बेसिकली अच्छा, एक तीसरी चीज़ जिसकी हम समझते हैं बहुत ज़रूरत है जब डाइवर्सिटी की बात है कि दैट इज़ इंक्लूजन। इंक्लूजन क्या है? इंक्लूजन ये है कि हमने तमाम लोगों को, चाहे वो हमसे जितने भी मुख्तलिफ हैं, उनको साथ लेके चलना है। चाहे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, चाहे हम अपने माशरे में कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं, चाहे हम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हैं। किसी ग्रुप को, किसी इंडिविजुअल को किसी पॉइंट पे ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक किया गया, उनके रंग की वजह से, उनके नस्ल की वजह से, उनके कलर की वजह से। सो डाइवर्सिटी को समझने के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना ज़रूरी है कि आइडेंटिटी क्या है, किस तरह ये आपके रवैयों पे मुतासिर होती है, ख़ास तौर रवैयों पे असरअंदाज होती है, ख़ास तौर पे जब आप दूसरे लोगों से, ख़ास तौर पे जब आपके रवैये का दूसरे लोगों के साथ तायुन होता है। पहली बात। फिर कल्चर अगेन, it evolves, it's not static, it keeps on changing. However,
इंडिविजुअल पे उसकी आइडेंटिटी के साथ साथ उसके कल्चर के भी गहरे असरात होते हैं, और वही कल्चरल जो इम्पैक्ट है वो उसके रवैये का तयन करता है टूवर्ड्स द कल्चर्स एंड आइडेंटिटीज़ जो कि उससे डिफरेंट होते हैं, जो कि उससे मुख्तलिफ होते हैं। थोड़ा सा और आगे जाएंगे। जब हम कल्चर की बात कर रहे हैं तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक मटेरियल है और एक नॉन मटेरियल है। इसी तरह आपकी आइडेंटिटी के भी दो एस्पेक्ट्स हैं, एक मटेरियल है और एक नॉन मटेरियल है। कल्चर को हम यूजुअली एक आइसबर्ग से तशबीह देते हैं। आप आइसबर्ग जानते होंगे क्या है। जिन लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, उसमें शिप का टकराव जब एक आइसबर्ग के साथ ही होता है। आइसबर्ग बेसिकली बर्फ़ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा कह लें, बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है जिसका थोड़ा सा हिस्सा विजिबल होता है और बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो छुपा होता है। जब हम किसी भी कल्चर की बात करते हैं तो उसके साथ भी मोर और लेस यही होता है कि आपको एक बहुत छोटा सा हिस्सा उसका दिख रहा होता है और एक बड़ा हिस्सा उसका छुपा होता है। जो विजिबल हिस्सा है उसको हम मटेरियल एस्पेक्ट बोलते हैं कल्चर का, और जो छुपा हुआ है वो नॉन मटेरियल उसका कंपोनेंट है। अब विजिबल में आपके पास क्या क्या आता है? आपके पास अटायर है, ड्रेस है, आर्किटेक्चर है, फूड्स हैं, उनका म्यूज़िक है जो कि आप सुन सकते हैं। इसके अलावा कुछ रस्म व रवाज, कुछ फेस्टिवल्स जो कि आपको दिख रहे होते हैं। दैट इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ कल्चर और विजिबल और मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ एनी कल्चर जो कि आपके इर्द गिर्द एग्जिस्ट कर रहा होता है। जो नॉन मटेरियल है, थोड़ा सा आप एक मिनट को सोचें तो ख़ुद ब खुद आपके जहन में चीज़ें आना शुरू होंगी कि नॉन मटेरियल क्या है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे इस वक्त बात कर रही हूँ, आप मुझे मेरे एक नाम से जान चुके हैं, मेरी एक आइडेंटिटी से जान चुके हैं कि मेरा नाम शगुफ्ता है एंड आई एम योर गेस्ट स्पीकर, प्लस यू कैन सी मी कि मैं आपके सामने बैठ के बात कर रही हूँ। दैट इज़ द मटीरियल थिंग जो कि आप मुझे उर्दू में बात करते हुए भी सुन रहे हैं। जब मैंने कहा कि मैं केपी से हूँ, पेशावर से बात कर रही हूँ, तो शायद कुछ लोगों ने सोचा हो कि ऐसा ना हो पश्तो में बातें करना शुरू कर दें, राइट। सो दैट इज़ द मटीरियल थिंग। अब नॉन मटीरियल क्या है? आप नहीं जानते कि मेरे दिमाग में इस वक्त मेरी ख़वातीन को लेके मेरे क्या ख़यालात हैं, खूबसूरती को लेके मेरे क्या ख़यालात हैं, जेंडर इक्वालिटी को लेके मेरे क्या ख़यालात हैं, मेरे नज़दीक अच्छाई क्या है, मेरे नज़दीक बुराई क्या है, मेरे नज़दीक खूबसूरती क्या है। सो दैट इज़ समथिंग हिडन। तो वो चीज़ जो हिडन है, जो कि आप पहली नज़र में देखने के बाद किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी कल्चर को देख के नहीं जान पाते, दैट इज़ द नॉन मटीरियल एस्पेक्ट। जब हम डाइवर्सिटी में सेलिब्रेशन की, एक्सेप्टेंस की और टॉलरेंस की बात करते हैं तो सबसे अहम चीज़ इसमें ये है कि वो जो हिडन पार्ट ऑफ द आइसबर्ग है, आप उसके बारे में कितना जानते हैं। बहुत हमारे पास कम ओकेजन्स होते हैं जब हम क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शंस में जाते हैं और दूसरे मज़ाहिब, दूसरे कल्चर्स के बारे में एक्चुअली कुछ जानने का हमें मौका मिलता है। ये हमारी थोड़ी सी बदकिस्मती कह लें, हमारे तालीमी निज़ाम की भी है, क्योंकि स्कूल कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक कहीं कोई हमें ऐसा मौका नहीं मिलता कि जो जिन दूसरे कल्चर्स या आइडेंटिटीज़ के बारे में हम किताबों में पढ़ रहे होते हैं, आया वो वाकई वैसे हैं या नहीं हैं, या दूसरे मज़ाहिब के बारे में जो हम पढ़ रहे होते हैं, आया वो वाकई ऐसे हैं या नहीं हैं। सो डाइवर्सिटी की सेलिब्रेशन और उसकी एक्सेप्टेंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे अहम चीज़ ये है कि आप
अपने से मुख्तलिफ़ लोगों के बारे में, अपने से मुख्तलिफ़ जेंडर्स के बारे में, अपने से मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के बारे में, अपने से मुख्तलिफ़ एथनिसिटीज़ के बारे में कितना जानते हैं, उस हिडन पार्ट के बारे में आपकी मालूमात कितनी है। क्योंकि याद रखिए, किसी भी जब ये हिडन पार्ट जो आपके आइसबर्ग का है, दैट यूजुअली कॉजेज़ द कॉन्फ्लिक्ट, जो कि यकीनन कॉन्फ्लिक्ट किसी भी माशरे में अगर एक चाहे दो इंडिविजुअल्स के बीच में है, चाहे दो ग्रुप्स के बीच में है, उसके असरात पूरे माशरे के ऊपर होते हैं। सो समझ लीजिए कि जब हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है इट्स नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग, इट्स एक्सेप्टिंग, रिस्पेक्टिंग विद अंडरस्टैंडिंग। अपने से मुख्तलिफ वजूद को, अपने से मुख्तलिफ कल्चर को, अपने से मुख्तलिफ सोसाइटी को आपने ना सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, उसको रिस्पेक्ट भी करना है और उसको एक्सेप्ट भी करना है। क्योंकि जब आप अपना ये एक्सेप्टेंस का, रिस्पेक्ट का और अंडरस्टैंडिंग का सफ़र शुरू करते हैं, तब आप जानते हैं कि जो बज़ाहिर आपको इतने सारे डिफरेंसेस दिख रहे थे, दर हकीकत इतनी डिफरेंसेस इतने नहीं हैं जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। और वो सिमिलैरिटीज़ आप उस वक़्त आइडेंटिफाई करते हैं जब आप एक डायलॉग का हिस्सा बनते हैं, जब आप किसी को जानने की कोशिश करते हैं, जब आप किसी इंडिविजुअल को जानने की कोशिश करते हैं, जब आप अपने से ऑपोजिट जेंडर को जानने की कोशिश करते हैं, जब आप किसी कल्चर को जानने की कोशिश करते हैं, तब आपको पता चलता है। और आप यकीन जानिए, आप ये एक्सपीरियंस करके देखिए कि आपका जो पहला इम्प्रेशन होगा किसी, आप में से बहुत से लोग जब यूनिवर्सिटीज़ में एंटर हुए होंगे तो डे 1 पे जो आपके पहले इम्प्रेशन बने होंगे अपने इर्द गिर्द लोगों को देख के, क्लास फेलोज़ को लेके, मेरा ख्याल है कुछ दिन गुजरने के बाद आपके वो इम्प्रेशंस ज़रूर बदले होंगे, क्योंकि आपने उन लोगों से बात की होगी, आपने एक्सप्लोर किया होगा। तब आपको पता चला होगा कि ओहो, अरे इनको तो वही चीज़ पसंद है जो मुझे पसंद है, ब्लैक कलर इनको पसंद है, मुझे भी पसंद है, इर्रिस्पेक्टिव कि आपने किस जेंडर से बात की, राइट। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी कम टू द एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी, कि आपने क्रॉस कल्चरल डायलॉग में इन्वॉल्व होना है, आपने डायलॉग को प्रोमोट करना है, आपने सिर्फ प्रीसेट आइडियाज़ और एजम्पशंस को लेके नहीं चलना है। थोड़ी सी हम कॉन्स्टिट्यूशनली भी बात कर लेते हैं कि हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर वी हैव द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, और उसमें आर्टिकल 8 to 28, और उसमें भी दे आर like indiscriminate rights for everybody with the acceptance of all diversity that we have in Pakistan, चाहे वो religious है, चाहे वो cultural है, चाहे वो किसी भी किस्म की diversity है, चाहे वो gender based है, right? So ये मतलब ये मत समझिए कि ये कोई स्पेस से आई हुई चीज़ है। हमारे मुल्क का कानून और आइन भी इस डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस की, रिस्पेक्ट की और इसकी सेलिब्रेशन की बात करता है और जब हम एक सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, तो भी उसमें ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके इर्द गिर्द जितने मुख्तलिफ़ कल्चर, जितने मुख्तलिफ़ लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनके रिलीजन की, उनकी रसूमात की, और उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है। हम समझते हैं कि ये बहुत अहम ओकेजन है जिस पे हमें इन चीज़ों को, इन कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर बार बार डिस्कस करना चाहिए, बार बार इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि यही वो इस वक्त हम एक क्राइसिस की सिचुएशन में हैं और इसी में ही हमने अंडरस्टैंड करना है
कि जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, जो डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग हैं, चाहे वो सोशल है, इकोनॉमिक है या पॉलिटिकल है, उनकी तरफ हमें एक्सेस करना है विद ऑल सपोर्ट, बग़ैर ये सोचे कि ये किस मज़हब से हैं, किस मसलक से हैं, किस इदारे से हैं, कहाँ से हैं। हमें एक एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट के साथ अपनी सपोर्ट इन तमाम डाइवर्स ग्रुप्स की तरफ एक्सटेंड करनी है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि why there are at times challenges in this acceptance of being different, diversity को accept करने में क्या मुश्किलात हैं, क्या challenges हैं जिसकी वजह से हम आपसे इस मौजू पे बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ उसमें जब हम देखते हैं तो वो आपके हमारे मुआशरे के इर्रेशनल अजम्पशंस होते हैं, या सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि स्टीरियोटाइप्स होते हैं। स्टीरियोटाइप्स वो चीज़ हैं, वो नोशंस हैं जिनकी कोई रिसर्च बेस्ड पोजीशन नहीं होती है, वो रिसर्च बेस्ड आइडियाज़ नहीं होते, वो बस ऐसे ही बातें होती हैं जो कि किसी एक ख़ास ग्रुप को, किसी एक ख़ास जेंडर को, किसी भी को लेके ज़बान ज़दे अवाम हो जाती हैं। लोग बस कहते हैं हाँ मर्द तो सारे ऐसे ही होते हैं, सारे मर्द बहुत पत्थर दिल होते हैं, बहुत जालिम होते हैं, बहुत आयरन मैन होता है मर्द, और मर्द को दर्द नहीं होता, और मर्द को रोना नहीं आता, और ये कैसा मर्द है जो औरतों की तरह रो रहा है, राइट। सो दीज आर द स्टीरियोटाइप्स अबाउट मैन। अच्छा, आप ख़वातीन को ले लें, औरतें बहुत काइंड हार्टेड होती हैं, और औरतें जो हैं वो मल्टीटास्किंग तो अच्छी करती हैं, मगर डिसीजन मेकिंग उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, और इसमें आपको बहुत सारे रिसर्चेस के रेफरेंसेस भी मिल जाएंगे। अच्छा जी, औरतें साइंस सब्जेक्ट्स में अच्छी नहीं होती, मर्द जो है साइंस बड़े अच्छे से पढ़ाती हैं। हाँ, केमिस्ट्री औरतें बड़ी अच्छी पढ़ाती हैं, यू नो दीज। अच्छा, औरतें इमोशनल होती हैं, जज्बाती होती हैं, उनको आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है, बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। दीज आर द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि आप अपने इर्द गिर्द देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात तो ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये जानते हुए भी कि इनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, लोग उनको बोल रहे होते हैं, उनको कह रहे होते हैं। मुझे अभी भी याद है एक सेशन में मैंने वैसे ही सवाल किया स्टूडेंट्स से कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन है कि एक खूबसूरत औरत की तारीफ़ क्या है। तो एक हमारे पार्टिसिपेंट ने कहा कि वो औरत जो बावफा होती है और बाहया होती है। तो मैंने उनसे सिर्फ यही सवाल किया कि ठीक है, आपके नज़दीक मर्द की खूबसूरती की क्या तारीफ़ है, क्या हम ये डेफिनेशन उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो कि आपके इर्द गिर्द चल रही होती हैं। और स्टीरियोटाइप्स को ना सिर्फ ये कि आपके मुआशरे के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ सपोर्ट कर रहे होते हैं, बल्कि आपका मीडिया सपोर्ट कर रहा होता है, आपकी सोसाइटी सपोर्ट कर रही होती है, आपकी फैमिली में बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं कि दे आर स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय दीज स्टीरियोटाइप्स। जब कोई इन स्टीरियोटाइप्स के साथ बड़ा होता है तो यकीनन एक बड़े हायर एजुकेशन के लेवल पे या प्रोफेशनल लाइफ में जाके उनके लिए फिर दे फील इट डिफ़िकल्ट कि वो जो अपने से मुख्तलिफ लोग हैं उनकी एक्सेप्टेंस जो है इट्स बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि ऑलरेडी जो यहाँ पे एक चीज़ वो ग्रो कर रही होती है। चाइल्डहुड से आपने सुना कि औरत कमज़ोर है, मर्द स्ट्रॉन्ग है, और औरत ये नहीं कर सकती, मर्द ये कर सकता है, या मर्द ये कर सकता है, औरत ये कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता। सो इन अ वे वो आपकी आइडेंटिटी को भी इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, वो आपकी डिसीजन मेकिंग को भी, और वो आपके रवैये को भी इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन हम कर लेते हैं कि एटीट्यूड वो है जो यहाँ आपका डेवलप हो रहा होता है किसी भी इशू को लेके, किसी भी जेंडर को लेके, किसी भी माशरती रस्म व रवाज को लेके, और फिर बिहेवियर वो है जो कि प्रैक्टिकली दिख रहा होता है, राइट। सो जो एक एटीट्यूड यहाँ डेवलप हो रहा होता है स्टीरियोटाइप्स के साथ,
वो फिर एग्जिबिट होता है आपके बिहेवियर में, आपके रवैये में। जब हम डाइवर्सिटी के लिए चैलेंजेस की बात करते हैं तो सबसे पहला जो चैलेंज है वो यही स्टीरियोटाइप्स हैं, वो यही इर्रेशनल अजम्पशंस हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द किसी ना किसी शक्ल में मौजूद भी होते हैं, वो नरिश भी हो रहे होते हैं, वो पल बढ़ भी रहे होते हैं, और उस नरिशमेंट के फिर मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो रस्म व रवाज हैं, चाहे वो कल्चर है, और एट टाइम्स रिलीजन में भी कैमोफ्लाज करके रैप करके वो चीज़ें हम तक पहुंचा दी जाती हैं, और शायद कि मज़हब ने कोई ऐसी तालीम नहीं दी होती। फिर दूसरा जो एक इंग्रेडिएंट है जो कि डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस के लिए एक चैलेंज है, दैट इज़ द मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या? मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि पंजाब के लोग तो ऐसे हैं, वो बहादुर नहीं हैं, एग्रेसिव, सबसे एग्रेसिव कौम जो है वो केपी में है, पख्तून्स आर वेरी एग्रेसिव, पंजाब फ़लाँ जगह पे मेहमान नवाज लोग नहीं हैं, फ़लाँ कल्चर के लोग बड़े पत्थर दिल हैं। अब सवाल ये है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहाँ से क्रिएट हुई, किसने की, उस पर हम अभी बात कर चुके। अहम सवाल ये है कि हम और आप ख़ास तौर पे जो कि पढ़ रहे हैं, जो कि अभी प्रैक्टिकल लाइफ में आप अभी दाखिल भी नहीं हुए, हमने कितना इसको डिग आउट किया, हमने कितना ये जानने की कोशिश की कि आया वाकई पंजाब के लोग ऐसे हैं जैसे कि ये सुनने सुनाने में है, आया वाकई केपी के लोग ऐसे ही हैं जैसा कि जनरली आप पंजाब में चले जाएं तो सुना जाता है कि पठान तो ऐसे होते हैं, पंजाबी ऐसे होते हैं। हमने किस हद तक कोशिश की है डिग आउट करने की और ये मालूम करने की कि जो कुछ किसी कल्चर के बारे में, जो कुछ किसी रिलीजन के बारे में कहा गया है, हमने बचपन से सुना है, उसमें किस हद तक सच्चाई है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और हम एक एलिमेंट की बात करते हैं जो कि पेस का मैंडेट भी है कि क्रिटिकल थिंकिंग की जो स्किल है, शायद उसमें कहीं कमी है हमारे तालीमी निज़ाम में भी और हमारे इर्द गिर्द। तो हमें वो स्किल डेवलप करना है, हमें उस स्किल को नरिश करना है कि जो चीज़, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे दिमागों में मौजूद है, हमारे एटीट्यूड्स में इनकलकेट हुई है, हम उसको रेक्टिफाई करें, हम उसको हकाइक को जानने की कोशिश करें, क्रिटिकली सोच के कि आया वाकई ऐसा है। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है किसी मज़हब के बारे में, किसी रिलीजन के बारे में, आया वाकई ऐसा है? यकीन जानिए जिस दिन आप इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में ये सवाल करना ख़ुद से शुरू करेंगे, समझ लें वही आपकी कामयाबी का दिन है। बिकॉज़ तब आप हकाइक ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब आप ट्रूथ ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब आप सच ढूंढने की कोशिश करेंगे, और वही फिर हमारे माशरे को, हमारी सोसाइटी को एक पीसफुल पाथ की तरफ लेके जाएगा। तीसरी चीज़ जो है जो कि हम कहते हैं कि इट्स अ चैलेंज और इट्स अ बैरियर फॉर द एक्सेप्टेंस, दैट इज़ फियर ऑफ द अननोन। और अगेन उसकी भी एक ग्राउंड बनी होती है, उसकी भी एक बेसिस बनी होती है हमारी अपब्रिंगिंग को लेके। फियर ऑफ द अननोन क्या है? उसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि जब आप पहले दिन यूनिवर्सिटी गए होंगे या किसी नई जगह पे आप जाते हैं तो दिल के अंदर एक छुपी सी ख्वाहिश होती है कि यार कोई जानने वाला मिल जाए, पता नहीं नए लोग कैसे होंगे, पता नहीं ये मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। इट्स इन ह्यूमन नेचर। फियर ऑफ द अननोन इज़ ऑलवेज देयर। उसमें उसका रीज़न क्या है? द फियर ऑफ द अननोन, उसका रीज़न भी यही है कि हमें शायद उस चीज़ पे एजुकेट नहीं किया जाता, हमें उस चीज़ पे सेंसिटाइज नहीं किया जाता कि ठीक है आप जिससे मिलने जा रहे हैं, ही और शी मे बी अननोन टू यू, लेकिन क्या पता आप जिन्हें अपने से इतना मुख्तलिफ समझ रहे हैं वो आप ही जैसे हों। सो दिस फियर ऑफ द अननोन और अपने जैसे को ढूंढते रहने, अगेन
हम मोर रिसेप्टिव होते हैं उन लोगों की तरफ जो हमें अपने जैसे देखते हैं। तो एक्चुअली वो डर खौफ नए लोगों का, नई जगहों का, नई आइडेंटिटीज़ का, नए कल्चर्स का अगेन इज़ अ हर्डल टूवर्ड्स दी एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। अच्छा, उसके अलावा फिर हमारे कुछ पर्सनल बायसेस होते हैं। बायस क्या होता है? आप कि पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स टूवर्ड्स सम ट्रेडिशंस, टूवर्ड्स सम cultures, towards some ethnicities, towards the diversity हम कह सकते हैं। उसका रीज़न भी यही है कि शायद ज़िंदगी में कोई एक आध ऐसा आपके साथ कहीं कोई ऐसा या किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ, उन्होंने बता दिया, तो आपकी नज़र में सारे लोग ही वैसे हो गए, वो पूरे ग्रुप को ही आपने वैसा समझना शुरू कर दिया, राइट? ये बायस एक एटीट्यूड है जो कि फिर एक्शन में उस वक्त दिखता है जब आप उस स्पेसिफिक ग्रुप के किसी इंडिविजुअल से मिलते हैं और एक डिस्क्रिमिनेटरी रवैया आपका जो है दिखता है। सो ये साथ साथ चलते हैं। एंड अगेन दिस बायस, दिस डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ चैलेंज, इज़ अ बैरियर टूवर्ड्स दी acceptance of diversity around us। अब मसाइल तो मौजूद हैं, चैलेंजेस भी मौजूद हैं। What can be the way forward? हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? तो जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि let's start off with the dialogue, let's start off with the exploration। जानने का अमल शुरू कीजिए, चाहे वो कोई इंडिविजुअल है जिसको देख के आपको वैसे ही इरिटेशन होती है कि ये तो मुझे शक्ल से ही बुरा लगता है या बुरी लगती है, जस्ट गो टू दैट पर्सन, टॉक टू हिम और हर। आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि शायद ये तो आप ही से कहीं थोड़ा बहुत ही फ़र्क है उनमें और आप में, क्योंकि इंसान आप सब हैं, इंसान हम सब हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ बेशक हैं लेकिन कहीं ना कहीं सिमिलर भी हैं। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ठीक है, सिमिलैरिटीज़ को ढूंढिए, बट लेट्स हैव द पेशेंस, लेट्स हैव द करेज टू एक्सेप्ट द डिफरेंसेस एज वेल, बिकॉज ये डिफरेंसेस बाय चॉइस नहीं हैं। आप अपनी मर्ज़ी से मर्द या औरत नहीं बने। These differences are natural, diversity is natural। आप अपनी मर्ज़ी से पख्तून या पंजाबी नहीं बने हैं, वो तो आपको एक शनाख्त मिल गई पैदा होने के साथ। आप अपनी मर्ज़ी से हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन नहीं बने हैं, इट्स नॉट बाय चॉइस। सो लेट्स रिस्पेक्ट what is not by choice, let's accept what is not by choice, और उसको सेलिब्रेट कीजिए, उसको हम कहते हैं खुले दिल के साथ एक्सेप्ट कीजिए और बर्दाश्त कीजिए, बिकॉज इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जब हम डाइवर्सिटी की सेलिब्रेशन की और एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, सो इट मीन्स लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और ख़ुद को जानने का और दूसरों को जानने का एक अमल आप शुरू करते हैं। जब हम बेनिफिट्स देखते हैं कि क्रॉस कल्चरल डायलॉग के या क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन के या डाइवर्स कल्चर्स को, रिलीजन्स को और कौमों को जानने का क्या फ़ायदा है, तो सबसे पहले तो ये कि आप ख़ुद को एवेल्यूएट करते हैं, आप देखते हैं कि आप कौन हैं, आपकी स्टैंडिंग क्या है, और उस सफ़र में आप अपने बारे में इतना कुछ जान जाते हैं जो शायद आपको पहले कभी मालूम भी नहीं होगा। फिर you know, once in an organizational position or in a leadership capacity, you are there with diverse groups। आप देखें आपके पास you will have more talent, you will have various opinions, आपके पास different opinions आएंगे, आपके पास different schools of thought आएंगे, और जो कि मेरा ख्याल है किसी भी मुआशरे के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी रियासत के लिए सबसे अहम चीज़ है कि उस मुआशरे में कितनी डाइवर्सिटी है, कितना टैलेंट है, प्लस इस डिफरेंसेस के बावजूद उनका विजन एक है या नहीं है।
right? So accepting the diversity and celebrating it not only lets you identify your skills and your specialities, it also adds up to the society, it also adds up to the benefit and benefit of the community you are living in it. ये उनके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल होता है जितना ये आपके लिए होता है। आपका विजन ब्रॉड होता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है जब आप एक्सेप्टेंस की तरफ जा रहे होते हैं, आपके स्किल्स बढ़ते हैं जब आप डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस की तरफ जा रहे होते हैं। इसमें कोई हार जीत का मसला नहीं है, बिकॉज जैसे हमने कहा कि एवरीवन इज़ यूनिक, हर एक के कोई स्ट्रेंथ्स हैं, हर एक के कोई वीकनेसेस हैं। तो वाई नॉट लिव टुगेदर with the acceptance of strengths that each individual has, with the acceptance of positivities that each individual or each culture or each religion has. मेरा ख्याल है अगर हम इस सोच को अपना लें कि हर यूनिक कल्चर या रिलीजन या इंडिविजुअल के स्ट्रेंथ्स को अगर हम अंडरस्टैंड कर लें और लाइक if we just have to sort it out कि how they can be beneficial for the overall goal of the society, मुआशरे की जो कलेक्टिव एक गुड है, जो एक कॉमन गुड है, उसमें ये डिफरेंट टैलेंट्स, ये डिफरेंट जो कैपेबिलिटीज़ हैं, ये जो डिफरेंट स्किल्स हैं, वो किस तरह इस्तेमाल हो सकती हैं। सो इट्स ऑल अबाउट अस दैट हाउ वी, हम अपने लिए किस तरह रास्ते चुनते हैं, हम अपने लिए किस तरह रास्ते अपनाते हैं दूसरे कल्चर्स को एक्सप्लोर करने के लिए, दूसरे इंडिविजुअल्स को एक्सप्लोर करने के लिए। देखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फियर ऑफ द अननोन इज़ जस्ट फॉर वंस यू स्टार्ट टॉकिंग, मेरा ख्याल है आप इतनी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं कि आप खुद हैरान रह जाते हैं कि काश ये मैंने पहले किया होता। जैसे मैं आपसे कह रही थी कि द फियर ऑफ द अननोन for us of this Facebook live, it was there, अच्छा पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा। I was a bit uncomfortable with it, but thanks to the support extended to me, plus I thought कि yes, I can do it, let's explore it. So this journey of exploration has brought me here और मैं आप लोगों से आराम से बात कर रही हूँ। So ज़िंदगी में अपने से मुख्तलिफ अपने लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस एज वेल। इट्स अ चैलेंजिंग टास्क, याद रखिए, क्योंकि आम तौर पे ये रवाज है नहीं है, ये तरीक़ाकार है नहीं है। तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए और एक लॉन्ग टर्म गोल को अडॉप्ट करने के लिए मेरा ख्याल है आपकी ज़िंदगी में ये बहुत अहम अपॉर्चुनिटी है, जब आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं, जान सकते हैं, एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। दिस इज़ अ जर्नी ऑफ शेयरिंग द नॉलेज, राइट। अच्छा जी, एक्सेप्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ कोर्स आपकी विजन एक्सपैंड होता है और आपको आप प्रोमोट कर सकते हैं, प्लस इट क्लियर्स द एयर। आपके जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे मुख्तलिफ़ कल्चर्स को लेके, मुख्तलिफ़ लोगों को लेके, ये आपको यहाँ की क्लैरिटी देता है दिमाग में। जो आप आइंदा किसी कल्चर या किसी रिलीजन या किसी फेथ के बारे में कभी एब्रप्ट या ब्लंट कमेंट नहीं करेंगे कि फ़लाँ लोग तो ऐसे होते हैं, बिकॉज यू हैव एक्सप्लोर्ड द ट्रूथ, यू हैव एक्सप्लोर्ड द फैक्ट्स। सो थोड़ा सा मज़ीद गौर कीजिए कि आपके इर्द गिर्द किस किस किस्म की डाइवर्सिटी मौजूद है और उसको लेके आप किस तरह अपने इस जर्नी को, इस लर्निंग के जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो हमने बात की दैट इज़ इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या है? आप में से बहुत से बच्चे जानते होंगे, बहुत से पार्टिसिपेंट्स जानते होंगे। इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी इज़ द इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ इन स्टेट, हम कह सकते हैं, कहें तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज इट्स मोर ऑफ समथिंग कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म। हमारा आइन का आर्टिकल 8 to 28 इट इंश्योर्स इक्वल सिटीजनरी फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान
irrespective of their gender, irrespective of their religion, irrespective of their caste, including transgender as well. बराबर की शहरियत क्या है कि फंडामेंटल राइट्स आपको आपकी उन तक इक्वल एक्सेस है। और जब हम फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स कहते हैं, सो इट मीन्स कि इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द राइट, आप रियासत को क्वेश्चन कर सकते हैं, आप रियासत से सवाल कर सकते हैं कि मेरे इस राइट की वायलेशन क्यों हुई है। मिसाल के तौर पे तालीम का हक है, आर्टिकल 25A उसकी बात करता है। रिलीजियस फ्रीडम के राइट्स हैं एंड अंडर इक्वल सिटीजनरी आर्टिकल 2021 इंश्योर्स कि इस मुल्क में रहने वाले तमाम मज़ाहिब काबिले इज़्ज़त व एहतराम हैं। तमाम मज़ाहिब के मानने वाले अपनी मर्ज़ी से अपनी इबादात रसूमात कैरी आउट कर सकते हैं। राइट टू हेल्थ है, राइट टू डिग्निटी है, दैट इज़ एन इक्वल राइट फॉर एवरीबडी। हावेवर हम थोड़ी से इस मामले में देखते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पे इन राइट्स की और ख़ास तौर पे इक्वालिटी की जब बात आती है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अभी हमें बहुत इस पे गौर व फिक्र करना है। गौर व फिक्र के साथ साथ प्रैक्टिकली हमें इस पे बहुत काम करना है कि हम ये इक्वल सिटीज़नरी अपने शहरियों के लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से हैं, चाहे वो किसी भी जेंडर से हैं, चाहे वो किसी भी मसलक से हैं, उनके लिए हम इक्वल सिटीज़नरी किस तरह इंश्योर करेंगे। ख़वातीन को लेके जब इक्वालिटी की बात होती है तो पहली थॉट जो जनरली लोगों के दिमाग में आती है वो ख़वातीन के लिए ही इक्वल राइट्स की बात है। देखिए, जब हम ख़वातीन के लिए इक्वालिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको सड़कों पे निकल के आना चाहिए और नारेबाजी और वगैरह वगैरह। इट डजंट मीन दैट। इक्वालिटी मीन्स कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर कर रहा है राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आपकी राइट टू प्राइवेसी है, सो इफ इट्स male citizens in this state, it should be equally there for the female citizens plus the transgender as well. हम अभी भी देखते हैं कि तालीम के हक़ को लेके अभी भी बहुत से ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे बच्चियों के लिए स्कूल जाना मुमकिन नहीं है। मेरा ख़्याल है दुनिया में हम दूसरे नंबर पे हैं उन ममालिक में जिनमें मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, इंक्लूडिंग बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। सो तालीम जब हम कहते हैं कि बुनियादी हक़ है, बराबर की शहरियत है, बराबर का हक़ है, तो अभी भी बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बच्चियाँ तालीम उस तरह से हासिल नहीं कर पा रहीं और नतीजतन ये कि दे जस्ट गेट मैरिड इन एन अर्ली एज। और चाइल्ड मैरिज का जो एक कॉन्सेप्ट अभी तक उसी तरह से चला आ रहा है दूर दराज रिमोट एरियाज़ के अंदर, पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में, दैट इज़ अगेन लीडिंग टू द वायलेशन ऑफ अनदर राइट। तो यहाँ पे हम इक्वालिटी ऑफ जो बच्चियों की है तालीम के लिए, that is still can be questioned and still a lot needs to be done. फिर right to health को ले लें। हम जिस पाकिस्तानी माशरे में रह रहे हैं वहाँ अमूमन चूँकि मेल इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली, सो हर कोई even the woman in the house they think कि the best food is for the male in the house, चाहे वो भाई है, बाप है, और औरत बेचारी जो है आखिर में जो बचा खुचा है उसको खा लेगी। जबकि मेरे हिसाब से मेरा ख्याल है वुमन इज़ हैविंग द इक्वल राइट बिकॉज ऑफ हेल्थ। बिकॉज आप देख लें जो घर की ज़िम्मेदारी के साथ साथ बच्चों को पैदा करना, पालना, पोसना, मेरा ख्याल है ये तमाम वो काम हैं जिसके लिए एक सेहतमंद माँ की अशद ज़रूरत है। लेकिन कुछ जैसे कि मैंने पहले कहा कि कल्चरली कुछ ऐसी चीज़ें
इर्द गिर्द हमारे नरिश कर रही होती हैं, जो कि डिस्क्रिमिनेशन को भी सपोर्ट करती हैं और जो कि उसमें राइट्स की वायलेशन की तरफ भी जाती है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं तो इक्वालिटी थोड़ी सी जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो दैट इज़ बीइंग हम कह लेंगे उसकी वायलेशन हो रही होती है, और दैट इज़ बीइंग डन बाय द सोसाइटी ऑफ कोर्स, घर में जो आपके एक सेटअप चल रहा होता है। इसके अलावा हम ये नहीं कहते कि मर्दों के राइट्स की वायलेशन नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही होती है। बाज़ जगहों पे दे फील कि येस दे उनके राइट्स की उनको उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ तक एक्सेस नहीं मिल रही। और एक जगह तो एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि अब तो इतनी ज़्यादा लड़कियां आ रही हैं कि हमें लगता है कि आने वाले दिनों में लड़कों के लिए, मर्द हज़रात के लिए कोटा मुख्तस करना पड़ेगा कि ये इनकी सीट हैं। It's something positive as well कि कहीं ना कहीं the girls have started competing and they are becoming a part of the responsible positions. However, still things are grim. उसको grim in the sense कि हमें उस पर अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। आप लोगों से हम बात कर रहे हैं तो we expect कि आप once you are into your practical lives, once you are there as family heads, चाहे आप लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो एटलीस्ट आपके पार्ट पे बच्चियों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन चाहे तालीम को लेके, क्योंकि बच्चों का ये होता है ना कि जी बस इसको पढ़ा के क्या करना है, इसने तो शादी करके वैसे ही अगले घर चले जाना है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे एलुमनाई जो कि पेस के एलुमनाई हैं जो हमारे साथ हैं, दे विल टेक केयर। एटलीस्ट आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इक्वालिटी प्रमोट कर सकते हैं। और एक और चीज़ ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जितना फेमिनिस्ट इस्लाम है, इस्लाम एज ए रिलीजन है, मेरा ख़्याल है दुनिया का कोई भी रिलीजन नहीं है। उसके बाद जब हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो आप देखें उनकी ज़िंदगी में कितनी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं जहाँ पे उन्होंने बाकायदा लाइक ही उन्होंने सपोर्ट किया ख़वातीन की इंक्लूजन को, चाहे वो बिज़नेस था, चाहे वो जंगें थीं, चाहे वो जंगों के बाद ज़ख्मियों की देखभाल थी। किसी पॉइंट पे ख़वातीन को रोका नहीं गया कि नहीं आप ख़वातीन हैं तो आपने ये नहीं करना और ये सिर्फ मर्दों के काम है। ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को देखें तो उन्होंने कितने काम खुद किए, ही कुड डू एवरीथिंग। हमने बहुत जगह पढ़ा कि अपने बहुत सारे काम वो अपने हाथ से करते थे, राइट। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस्लाम ने कहीं अच्छा इल्म हासिल करने की बात है, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। अब देखिए उसमें ये नहीं कहा कि मर्दों तुम इल्म हासिल करो, इट मीन्स इट्स फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, राइट। सो हमें तवक्को आप लोगों से ये है कि आप अपनी इस मौजूदा कैपेसिटी में, चाहे आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, इस कैपेसिटी के अंदर वंस यू आर देयर इन अ फैमिली आप इक्वालिटी प्रमोट कर सकते हैं। इफ़ यू आर ईटिंग गुड फूड यू कैन इंश्योर कि आपके घर की खातून, चाहे वो बहन है, बेटी है या माँ है, शी ऑल्सो गेट्स गुड फूड एंड क्वालिटी फूड बिकॉज इट्स एन इक्वल ह्यूमन राइट। अगर अच्छी तालीम की बात है आप इक्वालिटी प्रमोट कर सकते हैं अपनी फैमिली के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर। याद रखिए आपको मुश्किलात ज़रूर आती हैं जब आप किसी एग्जिस्टिंग ट्रेंड को चेंज करने की बात करते हैं। लोग आपको बातें भी कर रहे होते हैं कि ये देखो ये हमें समझाने आ गए। हाउएवर याद रखिए जब भी हम कहते हैं कि आप दरिया की लहरों के अगेंस्ट तैरना शुरू करते हैं तो आपको डबल ताकत की ज़रूरत होती है, डबल फोर्स की ज़रूरत होती है। ये तो होगा, हाउएवर चेंज तो बहरहाल किसी ने इनिशिएट करनी है। सो हम बिलीव करते हैं कि एज यंगस्टर्स, एज चेंज मेकर्स आपने ये इक्वालिटी को प्रमोट करने की ज़रूर कोशिश करनी है। उसके बाद तीसरी चीज़ जिसकी हम बात करते हैं दैट इज़ टॉलरेंस। इफ़ you are receptive to diversity,
इन योर सोसाइटी अगर आप इक्वालिटी की प्रमोशन की बात कर रहे हैं, यकीन जानिए ऑटोमेटिकली टॉलरेंस आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएगी। वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द पीपल डिफरेंट फ्रॉम यू, खुले दिल के साथ, खुले दिमाग के साथ, अच्छी मुस्बत सोच के साथ। टॉलरेंस क्या है? यही है कि आप तमाम लोगों को अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ होने के बावजूद, चाहे वो समाजी तौर पे मुख्तलिफ हैं, मजहबी तौर पे मुख्तलिफ हैं, मुआशी तौर पे मुख्तलिफ हैं, आप उनको खुले दिल के साथ, खुले दिमाग के साथ इंसान समझकर एक्सेप्ट करेंगी। यकीन जानिए जिस दिन आप अपने लिए ये एक गाइडलाइन बना लेंगे कि येस हमने लोगों को खुले दिल के साथ, मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ कल्चर्स को खुले दिल के साथ कबूल करना है क्योंकि इट्स समथिंग नेचुरल, टॉलरेंस आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी। और टॉलरेंस एक स्किल है, ये भी याद रखिए। और इसको ये नहीं कि कोई और आपके अंदर पोर कर देगा और आपके अंदर टॉलरेंस आ जाएगी। इट्स अ कंटिन्यूस प्रैक्टिस जो कि आपने करनी है, और जितना ज़्यादा इसको एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपका ये स्किल स्ट्रेंथन होगा, उतना ही ज़्यादा आप टॉलरेंट हो जाएंगे। अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कोई भी तब्दीली का अमल जो है एक इंडिविजुअल के हवाले से शुरू होता है, इंडिविजुअल की तरफ से शुरू होता है। मगर ये सोच अपने जहन में कभी मत लाइए कि एज एन इंडिविजुअल आपके किसी एक्ट का, आपके किसी रवैये का किसी पे कोई असर नहीं होगा। आप इंडिविजुअल इसी मुआशरे का हिस्सा हैं और मुआशरा इंडिविजुअल्स से बनता है। सो अगर आप कुछ मुस्बत करेंगे तो उसके मुस्बत असरात ही आपके सराउंडिंग्स में होंगे। खुदा न खास्ता आप किसी नेगेटिव चीज़ की तरफ जाते हैं, उसके असरात भी आपके मुआशरे पे होंगे। सो जैसे जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं आप जानते होंगे, उसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि इफ़ यू गिव आउट, आप पॉजिटिव एनर्जी देते हैं अपने एनवायरनमेंट को, अपने सराउंडिंग्स को, तो वो पॉजिटिव एनर्जी बाउंस बैक करती है आपकी तरफ उसी शक्ल के अंदर, पॉजिटिव एनर्जी की सूरत में। और अगर आप कोई नेगेटिव चीज़ इम्पार्ट करते हैं सोसाइटी को, सराउंडिंग्स को, तो वो नेगेटिव शक्ल में ही आपकी तरफ वापस आएगी। सो इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट जिसमें हम इस वक्त हैं, कोविड-19 को लेके मुख्तलिफ मसाइल हमारे सामने पॉप अप कर रहे हैं, लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। एंड दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू अ वेरी डाइवर्स ग्रुप। कोशिश करें कि क्रिटिकली चीज़ों को सोचें, अपने स्किल्स एनहांस करें, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की, कहीं कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया है, कोई नई चीज़ें सीखने की कोशिश की है। आप इस वक्त को इस्तेमाल कीजिए, जिन थीम्स पे, जिन आइडियाज़ पे हम आपसे बात कर रहे हैं उनको फर्दर एक्सप्लोर कीजिए, जानने का अमल शुरू कीजिए, डायलॉग को बर्दाश्त के साथ प्रमोट कीजिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एक पुरअमन माशरे का क़याम, जिस पाकिस्तान को हम ड्रीम कर रहे हैं एक पुरअमन पाकिस्तान के तौर पे, वो कोई ड्रीम रहेगा। ज़रूरत इस चीज़ की है कि संजीदगी के साथ, दिल के साथ और ख्वाहिश के साथ इन चीज़ों को, इन अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती को समझें, उसको सेलिब्रेट करें, और जो भी मुस्बत पैगाम आपके पास है वो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। मेरा ख्याल है यहाँ पे मैं अपनी गुफ्तगू अभी ख़त्म करती हूँ। आपका कोई सवाल है, कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। जी फरहाना। जी
देर आर सेवरल कमेंट्स. यस, आई कैन. आपके कमेंट्स की तरफ मैं आ सकती हूँ अभी, और आप को वन बाय वन मैं इसका जवाब भी दे सकती हूँ. बहुत शुक्रिया. मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने इस चीज़ पे बात की है. कनीज़ फातिमा ने कहा कि वायलेशंस आर जस्ट अबाउट एजुकेशनल सिस्टम, बट देर आर मैनी अदर एरियाज वेयर पीपल आर सपोज टू discriminate against the other gender. I think we publicly are responsible for this to create. अच्छा जी, बिल्कुल सही है कनीज़, और हम इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव. आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं है. एज पढ़े लिखे शहरी होने के नाते और इस सफ़र का हिस्सा होने के नाते मेरा ख्याल है ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या जो वायलेशंस हो रही हैं जेंडर को लेके, उनको किस तरह हैंडल कर सकते हैं. हम कहते हैं कि देखें, देर आर मैनी मैकेनिज़म्स, एग्जिस्टिंग मैकेनिज़म्स. पढ़े लिखे लोग हैं हम, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि किस राइट की अगर वायलेशन है तो किस तरफ जाना है. तो आप लोगों से बात करते हुए हम ये तवक्को करते हैं कि एटलीस्ट चलें, अपने से शुरू कर लें, अपनी कम्युनिटी से शुरू कर लें, एंड ट्राई टू एक्सप्लोर कि अगर कोई ऐसी वायलेशन किसी भी किस्म की हो रही है तो उसके लिए आप किस तरह हेल्प कर सकते हैं कम्युनिटी को, आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं विक्टिम को. सो आपने बिल्कुल सही कहा कि आई थिंक वी पब्लिकली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. बिल्कुल वी आर रिस्पॉन्सिबल, एंड दिस सेशन इसका पर्पज़ ही यही है कि इन मौज़ूआत पे, इन पे बात करके एटलीस्ट आपको ये सोचने पे मजबूर किया जाए कि यस, आपका हिस्सा क्या है और आप इसमें किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट. फिर ये नाम है अल्लाह रखियो शाहानी. It is not only state responsibility but also responsibility of us. Very well said. और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ स्टेट की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है. और अगेन उसके लिए कोई बहुत बड़े आपको उसमें रॉकेट साइंस इसमें इन्वॉल्व नहीं है. आपने उसमें देखना है कि आप अपना हिस्सा किस तरह से डाल सकते हैं. और इसमें अगर कोई कमेंट है तो मुझे नहीं दिख रहा. 2 लोगों ने कमेंट किया हुआ है, एंड क्वेश्चंस राइट, लेट मी सी. अच्छा, 34 कमेंट्स आ रहे. 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा आई नीड टू स्क्रॉल डाउन और मैं कमेंट्स आपके देख लेती हूँ. फरहाना, कैन यू हेल्प मी आउट द कमेंट्स? जस्ट अ मिनट. अच्छा जी, जस्ट अ मिनट. कनीज़ फातिमा,
Farhana, can you help me? मुझे सिर्फ 3 कमेंट्स दिख रहे हैं। हेलो मैम। जी जी जी, आप मुझे देख सकती हैं मैम? आपको मैं देख सकती हूँ। आई कैन जस्ट सी 3 कमेंट्स, मुझे ज्यादा नहीं दिख रहे। अगर आप अच्छा, मुझे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, आपको ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो नजर आते जाएंगे। हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। आई कैन सी 50 कमेंट्स, मुझे नजर तो आ रहा है 51 कमेंट्स। तो इसको मैं अगर क्लिक आप इसको डाउन। ठहर जाए, इसको मैंने क्लिक किया तो नहीं, मुझे नहीं दिख रहा अभी ना। मैं फिर अच्छा, मैं देख लें। इफ यू कैन मेरे रीड पास आउट कमेंट्स, मैं जवाब दे देती हूँ अगर आप रीड आउट कर देती हैं तो। मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ। हमारे पास है एक पार्टिसिपेंट सजाद जरदारी। वो कह रहे हैं कि मैम, हाउ कैन वी कंट्रोल कोविड-19 बिकॉज पीपल आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से एक्चुअली इनका क्वेश्चन है, तो वो उसके ऊपर उन्होंने ये क्वेश्चन किया है आपसे। देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। सजाद नाम बोला है आपने? आई जस्ट राइट डाउन। सजाद जरदारी। जी या सजाद साहब, आप का बड़ा वैलिड पॉइंट है। और ये आपकी बात दुरुस्त है कि हमने बड़ा कैजुअली लिया है, और उसमें भी देयर वाज अ डिवाइड अमंग द पीपल। कोई कह रहे थे कॉन्स्पिरेसी थियरीज, कोई सुना रहे थे, और कोई जो है थोड़ा सा उसमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें आ रही थी। उसमें अगेन इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालिए। हमने पिछले भी एक सेशन में कहा कि जस्ट ट्राई टू कन्विंस द पीपल, और ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं ये कोई हवा में से नहीं आ रहे हैं। आपने कल खबर देखी होगी कि न्यूजीलैंड में दे आर विद 0 केसेस नाउ एंड दे सेलिब्रेटेड इट। तो अगेन उसमें दो चीजें थी। उसमें द लीडरशिप वाज देयर एंड द सिटीजनरी जो थी, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप वाज देयर। तो हुकूमत के पार्ट पे तो चीजें हो रही हैं, आपका मीडिया भी बार बार कह रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, इसमें कोई शक नहीं है। हाउएवर हम ये कह रहे हैं कि आप अपने तौर पे जितना आपके लिए पॉसिबल है, जो एसओपीज डिजाइन है, जो एसओपीज डिफाइंड है, जो आपको बार बार कहा जा रहा है, अपनी जात के ऊपर जरूर अप्लाई करें, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से जरूर अप्लाई करवाएं। लाइक कीप योर ऑब्जेक्टिव स्मॉल। अपने घर की हद तक अगर आप संभाल लेते हैं तो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस, राइट? जी जी फरहाना, नेक्स्ट। जी मैम। जी, कोई और क्वेश्चन है अगला तो कमेंट पूछ लें, फिर मैं बाद में जितने बाकी पॉसिबल जी होंगे जी उनको जी, जवाब दे हमारे देंगे। साथ है जेबा। जेबा जी जेबा अल बलोशी हैं। वो कह रही हैं कि आई वांट टू नो अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच। वी से दैट वी हैव द फ्रीडम बट आई डोंट सी एनी फ्रीडम हियर। अच्छा, सबा, राइट? सबा बलोच, यही नाम है ना जेबा। इनका? जेबा नाम है जी। जेबा। जेबा, जेबा। एक चीज याद रखिए जी, कि एवरी राइट कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर हम जितनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंजॉय कर रहे हैं शायद ही दुनिया में कहीं हो। और हाउएवर एट टाइम्स होता है कि जब हम अपने किसी राइट को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल नहीं करते,
तो आपकी रियासत या आपकी हुकूमत कुछ ना कुछ ऐसे कह लें कि मैकेनिज्म्स या ऐसे प्यूनिटिव एक्शंस की शक्ल में रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर आती हैं। तो ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका राइट है, और आप देखें जिस बेदर्दी से वो इस्तेमाल हो रहा होता है, मेरा ख्याल है फेसबुक और ट्विटर पे आप कभी जाके देखें तो कहीं से नहीं लगता कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। Here it's all about your communication skills and using this right with responsibility. राइट को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल कीजिए। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को फिर कोई हक होगा या कोई ये सोचेगा कि आपके इस राइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। देखें, हम अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस के लिए बाज़ औक़ात खुद भी जिम्मेदार हैं। मैं तो लाइक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जितनी पर्सनल किस्म की चीज़ें और जो कैरेक्टर असैसिनेशन सोशल मीडिया पे हो रही होती है, और फिर उसमें जो फेक न्यूज़ का एक आइडिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से चल पड़ा है। आप देखें, किसी भी खबर जो आपके पास आती है, आप एक मिनट को सोचते हैं कि आया ये ऑथेंटिक है या नहीं है। इवन बाज़ औक़ात तो डॉक्यूमेंट्स भी आ रहे होते हैं। तो वी हैव एवरी राइट हैज़ some responsibilities as well and with certain limits as well। कोशिश करें कि उस राइट को दी हुई लिमिट्स के साथ इस्तेमाल करें। जी फरहाना, कोई और अगला कमेंट पूछ बता दें। जी मैम, एक स्टूडेंट है बकर खान, शायद, आई एम सॉरी इफ आई कांट प्रोनाउंस इट राइट, बट बाकर खान यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कह रहे हैं कि मैम देयर आर many states are looking inward and nationalism concept is emerging that may lead us towards intolerance. How to cope up with this problem or to utilize it in a right way? Can you repeat the question, Farhana? I just missed out. Sure, ma'am. Sure. Ma'am, many states are looking inward and nationalism concept is emerging that may lead us towards intolerance. How to cope up with this problem or to utilize it in a right way? Right. नेशनलिज्म की फीलिंग्स होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ठीक है, इन कॉन्सेप्ट्स को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। एज स्टूडेंट्स हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है, अभी आपको उसको ना स्टॉप करने की और ना आगे बढ़ाने की सोचनी चाहिए। राइट नाउ योर टारगेट इज योर एजुकेशन। पहले उसमें एक्सेल करें, उसमें एक्सपर्ट हों, उसमें जो मास्टर अगर आपने होना है हो जाएं, then you will be in a better position to think over it कि आया वाकई नेशनलिज्म है क्या चीज़, आया वाकई ये कोई बुरी चीज़ है या ये कोई मुस्बत चीज़ भी हो सकती है, और इसको मुस्बत तरीके से किस तरह लाइक कन्वर्ट किया जा सकता है पॉजिटिव एनर्जी के तौर पे। देखिए, मैंने आपसे जब डाइवर्सिटी की बात की है तो उसमें यही है, मुख्तलिफ नेशनलिटीज they will exist, it's the beauty of this earth, it's the beauty of this world। However, अब ये हम पे है, ये रियासतों पे है, ये मुआशरे पे है कि हम इसको पॉजिटिवली आगे लेके जाते हैं। जी फरहाना। मैम, एक क्वेश्चन है जो मुझे उरूबा ने फॉरवर्ड किया हुआ है, वो के जो क्वेश्चन है उसमें यह है कि डू यू थिंक दैट डाइवर्सिटी इन ओपिनियन is creating hurdles in handling of COVID-19? Means every segment of society has its own interpretation of pandemic, so it leads to misinterpretations about such deadly virus। अच्छा, इसमें इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए, जब भी डिजास्टर्स या ऐसे पेंडेमिक्स आते हैं, एक टर्म WHO ने इस्तेमाल की हुई है, दैट इज इन्फोडेमिक। इन्फोडेमिक क्या है? जब हर तरफ से आपके ऊपर इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है, चीजें आप, और जैसे कि आपने कहा कि एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इज हैविंग इट्स ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मेरा ख्याल है मैं इसको थोड़ा सा, वो जो इससे पहला सवाल था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से, मैं थोड़ा सा कनेक्ट हम कर सकते हैं कि सिंस एवरीबडी इज फ्री टू शेयर द इंफॉर्मेशन ही और शी इज गेटिंग, वो आपको एक फ्लड की सूरत में मिल रही है। कुछ इसके बारे में उन्होंने शायद कुछ सम स्टेप्स वर टेकन एज वेल बाय द फेसबुक कि उन्होंने जो इररेलेवेंट कंटेंट था दे रिमूव्ड इट फ्रॉम सर्टेन फोरम्स। हमारे पार्ट पे भी इट शुड हैव बीन डन, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होना चाहिए था और किया भी गया है कि देयर इज अ प्रॉपर हेल्पलाइन और प्रॉपर इंफॉर्मेशन सेंटर बने हुए हैं नेशनल लेवल, प्रोविंशियल लेवल पे और नेशनल लेवल पे।
So what we can do कि restrict ourselves to these authentic forums जो कि आपको authentic और filtered मतलब proper information दे रहे हैं। बाकी जहाँ तक सोशल मीडिया और मीडिया पे इंफॉर्मेशन आने की बात है, ये बात आपकी सही है, बिकॉज हमें सोशल मीडिया तो मिल गया बट वी वर नॉट एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड ऑन द यूज ऑफ इट। बट वी कैन होप कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इस चीज़ को भी सीखना शुरू करेंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो शेयर की जानी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं की जानी चाहिए। आपके लिए हम इतना सजेस्ट कर सकते हैं कि स्टिक टू द ऑथेंटिक पोर्टल्स, स्टिक टू द जो कि आपकी प्रॉपर वेरीफाइड इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। मेरा ख्याल है खुद को उन तक रिस्ट्रिक्ट करें और बस इतनी इन्फो लें जो बेसिक्स अब तो सबको जुबानी याद हो गई है, उस successful in coping up with this challenge. Authentic info तक जाने की कोशिश करें, that will help us. जी मैम एक स्टूडेंट है, हफ्सा नूर है उनका नाम, जिन्होंने एक कमेंट किया है। वो कह रही हैं कि many people are not accepted in the society because of their caste, color, religion and other differences. ये जी इनका एक्चुअली एक कमेंट है, नॉट अ क्वेश्चन। देखिए देर आर रीजंस फॉर इट, जिस पे हमने बात भी की है कि दे हमारे अंदर जब हमारी अपब्रिंगिंग होती है तो वी गेट इट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, और जो स्टीरियोटाइप्स की हमने बात की, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बात की, तो बेसिक रीजन ही यही है। अगर नहीं होता, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है, सो ट्राई टू डू अवे कैपेसिटी में। अगर कोई देखते हैं कि कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन या कोई ऐसा इशू हो रहा है, सो डोंट डू इट। आप लोगों को, इंडिविजुअल्स को रिस्पेक्ट देना शुरू करें, यकीन करें इट विल पे बैक टू यू। ऐसे ही थे, हमें किसी ने नहीं बताया था। स्लोली एंड ग्रेजुअली, यस, आपके सामने वाला उतना ही इंसान है जितने आप हैं, चाहे वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सो चाहे वो ट्रांसजेंडर है, राइट। सो स्टार्ट इट फ्रॉम योर सेल्फ। हमें अपना अकाउंटेंट खुद बनना है, हमें अपनी रेक्टिफिकेशन चीज़ों की खुद करनी है। दूसरों को तो हम उस वक्त करेंगे जब हम खुद प्रैक्टिकली उस पर अमल कर रहे होंगे, राइट। और रिस्पेक्ट करना, बर्दाश्त करना कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जो कि आप अपने अंदर पैदा नहीं कर सकें। एंड आई बिलीव इन यूथ्स ऑफ दिस स्टेट, इज दिस कंट्री, कि आप ये कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी तब्दीली लाई हुई है। आपने कोविड-19 में बहुत सारा वॉलंटियर काम किया है, विच इज़ हाईली अप्रिशिएबल। तो ये तो बहुत छोटी मोटी स्किल्स हैं जो आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। जी फरहाना। सॉरी मैम, आई ड्रॉप्ड आउट। जी बताइए। अच्छा, यहाँ पे है एक स्टूडेंट, राबियाल मलिक नाम है, जो कह रही है कि व्हाट रोल अ गवर्नमेंट कैन प्ले टू स्टॉप चाइल्ड लेबर। देखें, चाइल्ड लेबर अगेन, जैसे आप ही में से किसी ने कहा कि कोई भी चीज़ जो है, आप हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखते। रिस्पॉन्सिबल सिटीजनरी की जब हम बात कर रहे हैं तो आप हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखेंगे। चाइल्ड लेबर के लिए अभी कुछ लेजिस्लेशन प्रोग्रेस में है और ऑलरेडी कवानीन मौजूद हैं। हाउएवर इम्प्लीमेंटेशन इज द इशू, और उसके भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर को हम मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर सके। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, आप भी जानते हैं, बढ़ती हुई बेहंगम आबादी है, जिसमें मेरा ख्याल है बच्चे पैदा हो तो जाते हैं, और जो लोग फैमिलीज पॉवर्टी लाइन के नीचे आती हैं, यू नो दे डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज टू फीड द चिल्ड्रन, टू उनको तालीम देने के उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। तो अल्टीमेटली ये होता है कि दीज चिल्ड्रन आर आउट फॉर द फैमिलीज। सो चाइल्ड लेबर को स्टॉप करने के लिए वी नीड टू थिंक होलिस्टिकली। ये किसी सिर्फ रियासत का काम नहीं है, इसमें मुआशरे ने भी अपना किरदार अदा करना है, इसमें कल्चर ने भी अपना किरदार अदा करना है, इसमें रिलीजियस लीडर्स ने भी अपना किरदार अदा करना है, राइट।
उसमें आपके पास जस्टिफिकेशन आती है कि जी ये बच्चे पैदा होंगे तो अल्लाह ताला रिस्क देगा, तो अल्लाह ताला तो रिस्क देगा, वो तो सबको रिस्क देता है। लेकिन अगेन अगर आप गौर से पढ़ें तो जब बच्चे की पैदाइश के दरमियान नेचुरली मेरा ख्याल है 3 साल का वक्फा तो वैसे ही आता है इफ द मदर इज फीडिंग द चाइल्ड। सो ये चीजें हमें ग्रास रूट लेवल पे बताने की जरूरत है। मेरे हिसाब से चाइल्ड लेबर को खत्म ना करने की एक वजह ये बढ़ती हुई आबादी है, और जिस हिसाब से बच्चे पैदा होते हैं देन देयर इज नोबडी टू टेक केयर ऑफ देम। सो इसमें एज एन एजुकेटेड पर्सन आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई बच्चा चाइल्ड लेबर में इंगेज है या इन्वॉल्व है, देखें अगर आप उसे पढ़ा सकते हैं, उसे साथ में तालीम दें, ट्रीट हिम एज इक्वल ह्यूमन बीइंग। अगर कम्युनिटी लेवल पे उस बच्चे की कोई सपोर्ट हो सकती है ज़रूर करें। केपी की जब हम बात करते हैं तो लेट मी शेयर के हमारे यहाँ जमून कोर के नाम से स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें यही वल्नरेबल बच्चे दे आर आइडेंटिफाइड, दे आर ब्रॉट हियर, वो वहाँ रहते भी हैं, तालीम भी हासिल कर रहे हैं, एंड नाउ दे आर द स्टेट चिल्ड्रन। तो केपी के लेवल पे तो दिस इनिशिएटिव इज देयर। लेट्स सी के बाकी प्रोविंसेस में क्या सिचुएशन है। रियासत अपनी एफर्ट कर रही है, हुकूमत अपनी एफर्ट कर रही है, अलबत्ता सोसाइटी ने अपना ड्यू रोल अभी प्ले करना है। हम इस वाली जनरेशन को तो कुछ नहीं कहेंगे, हाउएवर आप लोगों से जो हम बात कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे ज़रूर इस चीज़ को डिस्करेज करेंगे और अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे, किसी बच्चे को पढ़ाने की सूरत में या उसको कोई स्किल सिखाने की सूरत में। क्योंकि एक दफ़ा पैसे दे लेना कोई सोल्यूशन नहीं है कि आपने उसको पैसे दे दिए या राशन दे दिया तो किस्सा ख़त्म हो गया। यू नो, आपने वो एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि आप टू टीच यू शुड टीच हाउ टू कैच अ फिश इंस्टेड ऑफ दिस कि आप उसको सिखाएं कि हाउ टू ईट अ फिश। आप उसको सिखाइए कि उसने मछली को पकड़ना कैसे और पकड़ के फिर कैसे खाना है। तैयार पे तो उसको आप दे देंगे तो ही और शी। जी जी फरहाना, डू वी हैव एनीबॉडी एल्स? यस मैम, आई थिंक ये एक कोई लास्ट और है, क्वेश्चन है जो कमेंट अल्लाह है तो बताइए। जी जी मैम, एक क्वेश्चन एक लास्ट। अल्लाह रखिए, अल्लाह रखिए शहानी का है। वो कहती हैं, जो मुझे इनके क्वेश्चन से समझ आई है वो एक्चुअली ये पूछना चाह रही हैं कि जो लोग एजुकेशन को सीरियसली नहीं लेते हैं, हम उन जी, लोगों को कैसे कन्विंस कर सकते हैं जो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। जो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस मतलब आप किसकी तरफ रेफर कर रही हैं? आई व्हाट ये इज जहाँ एक्चुअली? इक्वालिटी के बात हो रही है, जो उनके क्वेश्चन से मुझे समझ आई है वो ये है कि जो लोग लड़कियों की एजुकेशन को उस तरह से सीरियसली नहीं लेते हैं, तो हम उन लोगों को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। आई थिंक दैट। बस देखिए अगेन इट्स एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की, सोसाइटी की और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की। ये चैलेंजेस कहीं ना कहीं कोप अप हो रहे हैं। मैं आपको मिसाल दे सकती हूँ कि फाटा यूनिवर्सिटी जिसमें पिछले कुछ सालों तक देयर वाज नॉट अ सिंगल फीमेल, लेकिन गुज़श्ता साल उसमें पहला बैच आया है 6 फीमेल्स का। आप यकीन करें वो उन बच्चियों से मेरी मुलाकात हुई है, वो 6 लड़कियां हैं पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में हैं, एंड दे आर सो हैप्पी टू बी इन द यूनिवर्सिटी। However, they were just telling us कि हमारे लिए चैलेंजेस खानदान के ताने और ये और वो अभी भी हैं, बट आप देखें उन्होंने अपने राइट के लिए फाइट किया। उन्होंने कहा हमने पढ़ना है, बिकॉज इट्स को एड यूनिवर्सिटी, तो पेरेंट्स के उन इलाकों में ये भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि लड़कियां लड़कों के साथ कैसे पढ़ेंगी, राइट? बट अगर जिसका राइट है वो खुद प्लस द कम्युनिटी प्लस द पीपल लाइक यू आर देयर जो इस चीज की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो मेरा ख्याल है आप कन्विंस कर सकते हैं और दलील से कन्विंस करें। देखिए लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, हमने आपसे डायलॉग की बात की है। सो एंड अगेन ये भी याद रखिए कि इट विल बी अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। आप किसी एक दिन अचानक कम्युनिटी में जाके नहीं कह सकते किसी बच्चियों को पढ़ाएंगे तो बड़ा अच्छा काम है। इट हैज टू बी समथिंग स्लो एंड ग्रेजुअल। तब्दीली आप आहिस्ते आहिस्ते आराम आराम से लाते हैं, रातों रात कभी भी नहीं लेके आते, राइट?
सो थिंक इन दोज टर्म्स कि उस चीज को लेके आप किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके अंदर। जी फरहाना। मैम ये लास्ट था बस क्वेश्चन, उसके अलावा मुझे मेरी स्क्रीन पे और कोई क्वेश्चन इस वक्त नज़र नहीं आ रहे हैं। आई थिंक हम जी जी इसको, क्योंकि सेशन का टाइम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो हम इसको रैप अप कर जी जी लेते हैं। एंड जिनके क्वेश्चन रह जाएंगे वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, आप जो भी उसको, आप क्योंकि आप ग्रुप में मौजूद हैं तो मैं आपको उन कमेंट के नीचे टैग कर दूंगी, आप उनको फिर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा उनका जो भी ठीक, क्वेश्चन मैं होगा उन्हें ग्रुप अकॉर्डिंगली। में रिस्पॉन्ड कर दूंगी। दे आर फ्री टू टॉक, ग्रुप में जब भी किसी भी किस्म की हो दे कैन एक्सेस मी एंड आई कैन रिस्पॉन्ड टू देयर क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, ठीक, थैंक यू फॉर बीइंग विद thank अस। you very much Farhana, it was wonderful talking and thanks for giving us this opportunity as well। इसमें बहुत कुछ सीखा और आपसे भी जी सीखा और मेरा ख्याल है यही वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको डिजास्टर्स में मिलती हैं, जो आपको ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन में मिलती हैं और फिर आप खुद को एवेल्युएट करते हैं कि यस आई कैन डू इट। सो स्टार्ट बिलीविंग इन इट, यू पीपल कैन ऑल्सो डू इट। वंस यू विल बिलीव इन इट आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जी फरहाना। मैम, बिफोर वी रैप इट अप, इसको मैं इन बच्चों से जो अभी ऑनलाइन हैं एक आखिरी बात करना चाह रही थी, वो ये थी कि जो जो बच्चे अभी हमारे साथ ऑनलाइन हैं, दे आर ऑल रिक्वेस्टेड टू सेंड देयर ईमेल्स टू ईमेल इनफैक्ट एट uruba@crss.pk। इस आपकी एड्रेस पे आवाज। आप ईमेल की, इस जी एड्रेस पे आप ईमेल कीजिएगा uruba@crss.pk पे, ताकि आप लोगों के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो हम आपको भेज सकें। लेकिन लेट मी बी वेरी क्लियर एट दिस पॉइंट कि हम लोगों ने ये जो ग्रुप क्रिएट किया हुआ है ये कोई 15, 16, 20 बच्चों के लिए नहीं है। वी हैव एडेड मोर देन 500 स्टूडेंट्स हियर, और आप जितने भी बच्चे इस ग्रुप में ऐड किए हुए हैं वो आप लोगों की यूनिवर्सिटीज की तरफ से नॉमिनेटेड हैं। ठीक है, हम लोगों ने इंडिविजुअल नॉमिनेशन कोई भी ना ही एक्सेप्ट की है ना ही ली है। यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू साइन हुए हैं, उसके बाद आप लोगों की नॉमिनेशन आई हैं और फिर हमने आप लोगों को ग्रुप में ऐड किया है। तो जो बच्चे लाइव सेशंस अटेंड नहीं करेंगे और सिर्फ यहाँ पे आके बातचीत में हिस्सा लेते हैं, तो इट्स नॉट जस्ट दैट। आपको लाइव सेशंस अटेंड करने हैं, उसके बाद हम आपको जो पूरी एक सीरीज है वर्कशॉप की वो अटेंड करने के बाद आप लोगों के सर्टिफिकेट्स आपको भेजेंगे। 1 या 2 सेशंस अटेंड करने पे आप लोगों को आपके सर्टिफिकेट्स नहीं दिए जाएंगे। तो बी वेरी क्लियर ऑन दैट, ठीक है। और आई होप हमारा जो नेक्स्ट सेशन है दैट इज ऑन June 16 एंड आई लुक फॉरवर्ड कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आ सकें उस सेशन में। एंड काइंडली जो मैंने ईमेल एड्रेस आपको बताया है उस पे अपने ईमेल एड्रेस अपने एड्रेसेस इनफैक्ट भेज दीजिएगा, सो दैट आपके जो हैं सर्टिफिकेट्स के ऊपर हम वो मेंशन कर सकें। थैंक यू सो मच मैम, एंड आई होप कि हम किसी नेक्स्ट सेशन में भी आपको अब हमारे साथ लाइव ले सकें। एंड थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर बीइंग विद अस इन दिस लाइव सेशन। थैंक यू ऑल। हाफिज मैम, थैंक आप इसको एंड कर दीजिए एंड काइंडली सेव श्योर कर श्योर दीजिएगा मैम। थैंक यू वेरी मच ओके, थैंक यू थैंक वेरी मच। ओके ओके अल्लाह हाफिज।